दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आपके घर में कोई गेस्ट आता है। वो कहता है कि मैं आपकी हेल्प करने आया हूँ। पहले वो आपके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाता है, फिर आपके मोहल्ले में लोगों को पैसा देकर एक ग्रुप बनाता है, फिर वही ग्रुप आपके परिवार के डिसीजन पर सवाल उठाने लगता है और कुछ टाइम बाद वो गेस्ट कहता है कि अब आपके घर के रूल्स भी मैं ही डिसाइड करूंगा। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ हेल्प है या धीरे धीरे इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश। यही सवाल इंडिया में FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को लेकर बार बार उठता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे FCRA आखिर है क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, अमेरिका को FCRA से क्या दिक्कत है, गवर्नमेंट इसको इतना इंपॉर्टेंट क्यों मानती है, NGO और फॉरेन फंडिंग को लेकर डिस्प्यूट क्यों होता है और आखिर क्यों हर बार FCRA में चेंजेस होते ही इंटरनेशनल डिबेट शुरू हो जाती है। वीडियो लंबा होगा लेकिन एंड तक देखिए क्योंकि आखिर में पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। शुरुआत होती है 1976 से। 1970s का इंडिया कोल्ड वॉर के दौर में था। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन, दोनों सुपर पावर्स दुनिया के देशों में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। इंडिया भी इससे अलग नहीं था। उस टाइम गवर्नमेंट को चिंता थी कि कहीं फॉरेन मनी, पॉलिटिकल पार्टीज, जर्नलिस्ट, सोशल ऑर्गेनाइजेशन या दूसरी इंस्टीट्यूशन के जरिए इंडिया की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस ना करने लगे। इसी बैकग्राउंड में 1976 में पहली बार FCRA लॉ बनाया गया। इस लॉ का एम फॉरेन फंडिंग पर पूरी तरह बैन लगाना नहीं था। एम था फॉरेन मनी को ट्रांसपेरेंट बनाना। कौन पैसा दे रहा है, किसको दे रहा है, किस पर्पस से दे रहा है और उसका यूज किस काम में हो रहा है। फिर आया 2010, टाइम बदला, NGOs के नंबर भी बढ़े, फॉरेन डोनेशन भी बढ़ा। गवर्नमेंट ने फील किया कि पुराने लॉ में कई लूप होल्स हैं, इसलिए 2010 में फिर FCRA बिल लॉ लागू किया गया। इसमें कई बड़े रूल्स आए। फॉरेन फंड लेने वाले ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्ट्रेशन लेना होगा, गवर्नमेंट को रेगुलर रिपोर्ट देनी होगी, फंड का अलग बैंक अकाउंट होगा। 2020 में गवर्नमेंट ने लॉ को और स्ट्रिक्ट कर दिया। यहीं से सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी शुरू हुई। गिरा दो बिल, बहुमत है, ये बिल गिरा दो, लो ये बिल ही गिरा दो, ये बिल गिरा दो। और वोटिंग से स्ट्रोक टेंस करनी है तो भी हम डरते नहीं है। इसी बिल में कर लीजिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी। आइज 131, नोट 102. The motion is adopted and the bill is passed. कहा अगर अब्रॉड से पैसा आता है तो उसकी पूरी ट्रैकिंग होनी चाहिए। इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए। पहला, फॉरेन फंड अब केवल एक डेजिग्नेटेड SBI ब्रांच के जरिए ही आएगा। दूसरा, एक NGO दूसरे NGO को फॉरेन मनी आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता। तीसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की लिमिट कम कर दी गई। चौथा, कि ऑफिशियल्स की आइडेंटिटी को आधार जैसे आइडेंटिफिकेशन से वेरीफाई करना होगा। एक तरीके जान लीजिए, इनका ऑफिशियल एक आधार कार्ड बना दिया जाएगा। गवर्नमेंट का लॉजिक था कि इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, जबकि कई सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि इससे छोटे NGOs के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। गवर्नमेंट आखिर चाहती क्या है? गवर्नमेंट का कहना है कि फॉरेन मनी अगर एजुकेशन, हेल्थ, डिजास्टर रिलीफ या सोशल डेवलपमेंट के लिए आ रहा है तो वेलकम, लेकिन अगर उसी पैसे का यूज पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बनाने, लॉ एंड ऑर्डर को अफेक्ट करने या किसी हिडन एजेंडा के लिए किया जाए तो गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल पर्सपेक्टिव है। अब जान लेते हैं डिस्प्यूट कहां से शुरू होता है। यहीं से दो पर्सपेक्टिव सामने आते हैं। पहला पक्ष जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, फॉरेन मनी कभी भी पूरी तरह न्यूट्रल नहीं होता। हर देश अपने इंटरेस्ट को देखता है, इसलिए नेशनल सिक्योरिटी सबसे पहले है। अगर फंडिंग ट्रांसपेरेंट होगी तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है। उनका कहना कहीं ना कहीं गलत भी नहीं है। अभी इसका जीता जागता सबूत पूरी दुनिया के सामने आया जब ट्रम्प ने साफ साफ कहा कि $21 मिलियन, लगभग 190 करोड़ रुपए इंडिया भेजा जाता है ताकि उनके मनपसंद की गवर्नमेंट इलेक्ट हो सके। मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा, इसका पूरा प्रूफ है। And $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Well, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Well, we ought to tell the Indian. बहुत से ऑर्गेनाइजेशन चलाई जाती हैं जो इंडिया में इनस्टेबिलिटी लाना चाहती हैं। तो इनस्टेबिलिटी लाने से दूसरे देशों का क्या फायदा होगा? इंडिया बड़ा ग्लोबल मार्केट है, यहाँ कंपनीज के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी होती है प्रॉफिट कमाने की। और अगर कंपनीज आएंगी तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, डेवलपमेंट होगा। मगर जब देश में पहले से ही इनस्टेबिलिटी रहेगी तो कंपनीज को पहले से ही डर लगा रहेगा कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि उनका नुकसान हो, इसलिए वो देश में आने से डरती हैं। यही मेन रीजन होता है इंस्टेबिलिटी लाने का देश में। और भी बहुत सारे कारण हैं जो फॉरेन फंडिंग को अट्रैक्ट करते हैं भारत में। अब मैं बात करूंगा दो ऐसे पर्टिकुलर रिलीजन की, उनका नाम बहुत तेजी से सामने आता है जब बात होती है कन्वर्जन की। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। कम्युनिटी का नाम नहीं लूंगा बट समझदार के लिए इशारा काफी है। मैं किसी रिलीजन को टारगेट नहीं कर रहा, मैं फैक्ट्स और डेटा को देखते हुए बात कर रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं दूसरे पक्ष की,
FCRA के खिलाफ हैं। जो कई NGOs और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि इंडिया में हजारों ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन, हेल्थ, वुमेन एम्पावरमेंट, इन्वायरमेंट और पूरा वेलफेयर के लिए काम करते हैं। अगर रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होंगे तो जेन्युइन सोशल वर्क भी इफेक्ट होगा। यानी डिबेट इस बात पर है कि सिक्योरिटी और फ्रीडम के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए। क्या हर फॉरेन फंडिंग गलत होती है? बिल्कुल नहीं। फॉरेन यूनिवर्सिटीज रिसर्च के लिए पैसा देती हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ प्रोजेक्ट्स में सपोर्ट करते हैं, डिजास्टर में रिलीफ में भी फॉरेन एड आती है। प्रॉब्लम तब मानी जाती है जब फंड्स का यूज डिक्लेयर्ड पर्पज से अलग या रूल्स का वायलेशन करते। क्या गवर्नमेंट एक्शन लेती रहती है? हाँ, पिछले सालों में हजारों NGOs का FCRA लाइसेंस कैंसिल या रिन्यू नहीं किए गए। गवर्नमेंट ने कहा कि इन केसेस में रूल्स फॉलो नहीं हुए। दूसरी तरफ कई ऑर्गेनाइजेशन ने इन एक्शंस को कोर्ट में चैलेंज भी किया। यानी मैटर सिर्फ पॉलिटिक्स का नहीं, लीगल प्रोसेस का भी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2026 के अमेंडमेंट में ऐसा क्या है जिसकी चर्चा हो रही है, जिसको रोकने के लिए अमेरिका के सेनेटर जेम्स रिश ने, जो सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरपर्सन भी हैं, ये तक कह दिया कि FCRA बिल अमेंडमेंट पास होती है तो भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। भारत अमेरिका का डायरेक्ट दुश्मनी का आगाज होगा। सबसे पहले ये समझिए कि 2010 और 2020 के FCRA लॉस का फोकस मेनली फॉरेन फंडिंग को रेगुलेट करना और उसकी मॉनिटरिंग बढ़ाना था। लेकिन 2026 के प्रपोज्ड अमेंडमेंट का फोकस सिर्फ फंडिंग पर नहीं, फॉरेन फंडिंग से बनी एसेट और कंप्लायंस पर भी है। पहले क्या होता था, मान लीजिए किसी NGO ने फॉरेन फंडिंग से स्कूल और हॉस्पिटल, ऑफिस, बिल्डिंग या कोई और एसेट बना ली। अगर बाद में उसका FCRA रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया या रिन्यू नहीं हुआ तो इन एसेट को मैनेज करने को लेकर प्रैक्टिकल और लीगल कंफ्यूजन पैदा हो जाता था। इसी गैप को भरने के लिए नया अमेंडमेंट लाया गया। यहाँ तक तो सब ठीक था, ना अमेरिका को दिक्कत थी इन NGOs को। जान लेते हैं 2026 अमेंडमेंट में क्या बदला। सबसे बड़ा चेंज ये है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का FCRA रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, सरेंडर कर दिया जाता है या रिन्यू नहीं होता तो फॉरेन फंडिंग से बनी एसेट को देखने और मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी अपॉइंट कर सकती है। अगर बाद में रजिस्ट्रेशन रिस्टोर हो जाता है तो एसेट वापस मिल सकती है। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन रिस्टोर नहीं होता तो लॉ उन एसेट के आगे के मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क भी देता है। जैसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में ऑर्गेनाइजेशन का एग्जैक्ट पर्पस और किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में काम करेगी ये क्लियरली मेंशन करना होगा। एनुअल रिपोर्टिंग को भी और डिटेल बनाया गया है जिसमें प्रोजेक्ट वाइज और डोनर वाइज डिस्क्लोजर पर ज़्यादा जोर दिया गया है। एक और इंटरेस्टिंग चेंज ये है कि FCRA वायलेशन के लिए मैक्सिमम जेल की सजा 5 साल से घटाकर 1 साल करने का प्रपोजल दिया गया है, जबकि कंप्लायंस और मॉनिटरिंग को और स्ट्रांग बनाने की बात की गई है। सपोर्टर क्या कह रहे हैं? गवर्नमेंट और सपोर्टर का कहना है कि इस अमेंडमेंट से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, फॉरेन फंडेड एसेट का मिसयूज रुकेगा और लीगल एम्बिग्विटी खत्म होगी। उनके हिसाब से ये गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी को मजबूत करेगा। वहीं ऑपोजिशन और कई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि नए प्रोविजन से गवर्नमेंट के पावर काफ़ी बढ़ जाएंगे और NGOs की ऑटोनॉमी पर असर पड़ेगा। उनका कहना है कि जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन का भी कंप्लायंस का बर्डन झेलना पड़ेगा। यानी 2026 का अमेंडमेंट सिर्फ फॉरेन फंडिंग का नहीं बल्कि फॉरेन फंडिंग से बनी प्रॉपर्टीज, अकाउंटेबिलिटी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को लेकर भी बड़ा बदलाव माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर फ्यूचर में FCRA और स्ट्रिक्ट होता है तो क्या होगा? पॉसिबल है फॉरेन फंडिंग की मॉनिटरिंग और बढ़ जाएगी, रिपोर्टिंग रूल्स और स्ट्रिक्ट होंगे, डिजिटल ऑडिट बढ़ेगा, एक्चुअल बेनिफिशरीज की आइडेंटिटी पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। लेकिन फाइनल डिसीजन पार्लियामेंट और लीगल प्रोसेस के जरिए ही होगा। बात करें एनालिसिस की तो फॉरेन से आने वाली हर फंडिंग पर गवर्नमेंट की नज़र होनी चाहिए जिससे इनस्टेबिलिटी, कन्वर्जन और भी ऐसे मकसद पूरे ना हो पाएँ। FCRA को सिर्फ NGOs का लॉ समझना भूल होगी। ये नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन इन्फ्लुएंस, डेमोक्रेसी, ट्रांसपेरेंसी और सिविल सोसाइटी के बीच बैलेंस बनाने की एक कोशिश है जो कुछ लोग इसे इंडिया की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी मानते हैं, जो FCRA के सपोर्टर हैं, और कुछ लोग इसे सिविल ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक चैलेंज मानते हैं। लेकिन एक बात तय है, जितना बड़ा इंडिया बनेगा उतना ही फॉरेन इन्फ्लुएंस और फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोनों बढ़ेगा और तभी FCRA जैसे लॉज पर डिबेट भी कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी। अब सवाल आपसे है, क्या फॉरेन फंडिंग पर और कड़ी मॉनिटरिंग होनी चाहिए या करेंट लॉ काफ़ी है? क्या आप FCRA जैसे बिल को सपोर्ट करते हैं? क्या गवर्नमेंट के साथ हैं या गवर्नमेंट के खिलाफ? आपका क्या ओपिनियन है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।